साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे वर्णों के भेद पर। हम बातचीत कर रहे हैं हिंदी व्याकरण में वर्ण विचार पर। तो पिछली कक्षा में मैंने वर्ण विचार के बारे में बताया था और मुख्य मुख्य बातें थी जो वर्ण से संबंधित थी, उन पर क्या है हमारी बातचीत हो चुकी थी। आज हम बात करेंगे वर्णों के भेद पर। मैं प्रकरण लिखता हूं, वर्णों के भेद। वर्णों के भेद। वर्णों के दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और वर्ण वे कहाते हैं जिनका उच्चारण आप से आप स्वतंत्रता पूर्वक होता है और जो किसी व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं। वर्णमाला में पहले 11 वर्ण स्वर हैं। पहली बात तो ये है कि ये किसी व्यंजन के उच्चारण में भी सहायक होती है। वर्णों में क्या है, दो भेद हैं, एक स्वर है और एक है व्यंजन। स्वर की बात करें, स्वर क्या है? स्वर है वह उनको कहते हैं या उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण आपसे आप स्वतंत्रता पूर्वक होता है और जो किसी व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं। व्यंजन के उच्चारण में क्या है, सहायक होते हैं। व्यंजन के उच्चारण में सहायक है और इनका उच्चारण अपने आप स्वतंत्रता पूर्वक होता है। अपने आप स्वतंत्रता पूर्वक उच्चारण। स्वरों के बाबत ये दो बात है, दो बातें मुख्य हैं। एक तो ये कि व्यंजन के उच्चारण में सहायक, दूसरा है अपने आप स्वतंत्रता पूर्वक इनका क्या है, उच्चारण होता है। वर्णमाला में पहले 11 वर्ण स्वर हैं। इसमें संस्कृत के री और लरी का प्रयोग नहीं होता है। कुल 11 वर्ण स्वर है। मैंने पहले वो 11 वर्ण स्वर लिख ही दिए थे। तो कुल क्या है, 11, कुल 11 वर्ण स्वर है। इनमें एक तो दृक, री और लिरी, ये संस्कृत के दो वर्ण है। संस्कृत के क्या है, दो वर्ण है। इनका हिंदी में प्रयोग नहीं होता है, हिंदी में इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। व्यंजन के बारे में अगर बात करें तो व्यंजन वे हैं जो स्वरों की सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते। वर्णमाला के क से ह तक 33 वर्ण व्यंजन कहते हैं। यदि हम किसी व्यंजन के साथ कोई स्वर न भी बोलना चाहे तो भी प्रत्येक व्यंजन के साथ अ का बोला जाना अनिवार्य है, नहीं तो उसका उच्चारण नहीं हो सकता। अगर हम कोई भी व्यंजन है, जैसे मैंने क से लेकर है तक कि वर्णमाला में क्या है, 33 व्यंजन है। 33 क्या है, व्यंजन है। इनमें अ का, इन व्यंजनों में ए का मिलना क्या है, अनिवार्य ही समझिए, अन्यथा क्या इनका उच्चारण नहीं हो पाता। अगर इनमें से अगर हम ए निकालना हो तो नीचे क्या है, हल चिन्ह लगाना पड़ता है, अन्यथा क्या है, इनका उच्चारण करेंगे तो ए की ध्वनि है, ए की ध्वनि इनमें मिलती ही है। तो अगर अ की ध्वनि नहीं हो तो इनका उच्चारण नहीं हो सकता। जब किसी व्यंजन को बिना स्वर के दिखलाना हो तो उसके नीचे तिरछी लकीर लगा दी जाती है, जिसे हल या हलंत चिन्ह कहते हैं। 44 वर्णों के अतिरिक्त दो ध्वनियां और हैं, एक अनुस्वार और दूसरी विसर्ग। एक तो अनुस्वार है, इन 44 यानी कि 11 तो ये हुए स्वर और 33 व्यंजन, यानी कि कुल 44 वर्ण है। कुल 44 वर्ण है। इनके अतिरिक्त तो दो ध्वनियां और हैं, एक तो है अनुस्वार, एक तो क्या है, अनुस्वार है और दूसरी है विसर्ग।
दूसरी क्या है विसर्ग। ये दो अतिरिक्त ध्वनियां क्या है और मानी जाती हैं। हिंदी वर्णमाला में ये ध्वनियां व्यंजन से भिन्न अयोगवा के नाम से जानी जाती हैं। और अयोगवा उन वर्णों का नाम है जिनकी गिनती वर्णमाला में नहीं की जाती। अयोगवा उन वर्णों का नाम है जिनकी गिनती वर्णमाला में नहीं की जाती है, दूसरे अक्षर में युक्त हुए बिना काम में नहीं आते हैं। पर हिंदी के व्याकरण इनकी गिनती व्यंजनों में ही करते हैं, क्योंकि ये भी अन्य व्यंजनों के समान स्वरों के सहायता से ही क्या है बोले जाते हैं। इसी तरह इनको क्या है स्वरों के साथ ही रखा गया है। अनुस्वार से मिलता जुलता एक और नाम है जिसको चंद्र बिंदु कहा जाता है। चंद्र बिंदु और अनुस्वार के उच्चारण में भेद है या दोनों में क्या है भिन्नता है। जब अनुस्वार का उच्चारण होता है तो अनुस्वार के उच्चारण में जो हमारी श्वास है वो केवल नाक से निकलती है, और जब चंद्र बिंदु का उच्चारण होगा तो हमारी जो श्वास है वह नाक और मुंह दोनों से ही क्या है निकलती है। अनुस्वार का जब उच्चारण होता है तो वह क्या है तीव्र ध्वनि के साथ होता है, और चंद्र बिंदु का उच्चारण होता है तो वह क्या है धीमी ध्वनि के साथ होता है। जैसे मैंने एक शब्द लिखा है अंधा, क्या शब्द लिखा है अंधा, तो इस अंधा शब्द का जब उच्चारण होगा तो ए के साथ क्या है तीव्रता के साथ होगा, अंधा हम बोल देंगे। लेकिन जब मैं शब्द लिखूं आंचल तो इसका उच्चारण क्या है धीमी ध्वनि के साथ होगा, आंचल। दोनों में स्पष्ट अंतर दिख रहा है। मैं बोल रहा हूं अंधा क्योंकि इस पर क्या अनुस्वार लगा हुआ है। तो इस मेरा कहने का भाव ये है कि अनुस्वार का जब उच्चारण होगा तो तीव्र ध्वनि के साथ होगा, और जब चंद्र बिंदु का उच्चारण होगा तो धीमी ध्वनि के साथ होगा। इन दोनों में ये अंतर है। और एक भारी अंतर तो यही दिखता है कि अनुस्वार के उच्चारण करते समय श्वास केवल नासिका से बाहर आती है, बाहर आती है। चंद्र बिंदु का उच्चारण करते समय श्वास नासिका और मुंह दोनों से बराबर आती है, और दोनों से बराबर आती है। पहला अंतर ये है। दूसरा अंतर ये है कि अनुस्वार का उच्चारण तीव्र ध्वनि के साथ किया जाता है, तीव्र ध्वनि के साथ होता है। दूसरी तरफ चंद्र बिंदु का उच्चारण धीमी ध्वनि के साथ किया जाता है, धीमी ध्वनि के साथ किया जाता है। दोनों में क्या है ये अंतर है। एक तो ये अंतर है, दूसरा ये अंतर हमें दिखाई देता है। संक्षिप्त में बता दी है और व्यंजनों के बारे में भी बताया है। फिर अनुस्वार और चंद्र बिंदु के बारे में क्या है जानकारी मुख्य मुख्य दे दी। अब हम बात करेंगे स्वरों पर।
अब बात कर रहे हैं हिंदी वर्णमाला में स्वरों पर। हिंदी वर्णमाला के प्रथम 11 वर्ण स्वर कहलाते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से इन स्वरों के भी दो भेद किए जाते हैं, मूल और संधि स्वर। ये दो भेद हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से मैं यहां लिख देता हूं कि उत्पत्ति की दृष्टि से स्वरों के दो भेद हैं। एक तो मूल स्वर है, मूल स्वर, और दूसरा है संधि स्वर। मूल स्वर है और संधि स्वर है। ये दो भेद हो जाते हैं उत्पत्ति की दृष्टि से स्वरों के। मूल स्वर वे हैं जिनकी उत्पत्ति किसी दूसरे स्वर से नहीं होती। क्या होता है? इनकी जो उत्पत्ति है वो किसी दूसरे स्वर से नहीं होती है। इन्हें ह्रस्व स्वर भी कहा जाता है। ठीक है। मूल स्वर क्या है? मूल स्वर वे है, ये वे स्वर है जिनकी जिनकी जो उत्पत्ति है वह किसी दूसरे स्वर से नहीं होती, दूसरे स्वर से नहीं होती है। दूसरे स्वर से क्या है? इनकी उत्पत्ति नहीं होती है। इन्हें ह्रस्व स्वर भी कहा जाता है। इन्हें ही ह्रस्व स्वर की भी संज्ञा दी जाती है। इन्हें ह्रस्व स्वर की संज्ञा भी दी जाती है। ये गिनती में कुल 4 है। अ, ई, उ और री। गिनती में ये कुल 4 है। अ, ई, उ और री, यानी कि छोटी ई, छोटा उ और री। ये कुल क्या है? 4 है। इन्हें ह्रस्व स्वर भी कहा गया है। संधि स्वर की अगर बात करें, दूसरा भेद है इनका संधि स्वरों का। संधि स्वर, संधि स्वर की अगर हम बात करें तो संधि स्वर वे हैं जो मूल स्वरों के मेल से बनते हैं या मूल स्वरों के मेल से बनाए जाते हैं। ये मूल स्वरों के मेल से बनते हैं। मूल स्वरों के मेल से बनते हैं। मूल स्वरों के मेल से क्या है? इनका निर्माण होता है। ये गिनती में कुल 7 है। कितने हैं? कुल 7 संधि स्वर। कौन कौन से हुए? एक तो हुआ आ, बड़ी ई यानी दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ। ए के बाद आ, उसके बाद छोटा ई और बड़ा ई, यहां बड़ा उ, फिर ए यानी जिस पर एक मात्रा आती है, और फिर ऐ जिस पर 2 मात्राएं आती है, और ओ, औ। यानी कि 1 2 3 4 5 6 और 7। ये गिनती में कुल कितने? 7 स्वर हैं संधि स्वर। समझ आई ना बात कि मूल स्वर और संधि स्वर किसे कहते हैं? मूल स्वर वे हैं जिनकी उत्पत्ति किसी दूसरे स्वर से नहीं होती है। इन्हें ह्रस्व स्वर भी कहा जाता है। अ, ई, उ, री। और संधि स्वर वे हैं जो मूल स्वरों के मेल से बनते हैं। कुल 7 संधि स्वर हैं। अ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। तो इन संधि स्वरों की अगर हम बात करें तो इनकी भी उत्पत्ति की दृष्टि से 2 और भेद हो जाते हैं। एक तो दीर्घ स्वर है और दूसरा है संयुक्त स्वर।
किसी मूल स्वर में उसी स्वर को मिलाने से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे तो क्या है, दीर्घ स्वर कहते हैं। और इसके अलावा भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर बनता है वह संयुक्त स्वर कहलाता है। अब संधि स्वरों के भी दो भेद हो जाते हैं। संधि स्वर के भी आगे क्या है, दो भेद है। इनके भी क्या है, दो भेद है। एक तो भेद वह है जो ये मैं यहां लिख देता हूं कि उत्पत्ति की दृष्टि से भी, उत्पत्ति की दृष्टि से संधि स्वर के उपभेद, संधि स्वर के क्या है, उपभेद है। ठीक है, इसके दो उपभेद हैं, एक तो दीर्घ स्वर और दूसरा है संयुक्त स्वर। एक तो क्या है, दीर्घ स्वर और दूसरा है संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर। यानी कि उत्पत्ति की दृष्टि से भी संधि स्वर के दो उपभेद हैं, एक दीर्घ स्वर है, दूसरा है संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर की अगर हम बात करें, ये किसी मूल स्वर में उसी स्वर को मिलाने से जो स्वर उत्पन्न होता है वह दीर्घ स्वर कहलाता है। किसी मूल स्वर में, किसी मूल स्वर में उसी स्वर को मिलाना, उसी स्वर को मिलाना क्या है, दीर्घ स्वर कहलाता है। जैसे उदाहरण की अगर हम बात करें, अगर हम उदाहरण की बात करें, तो अगर हम उदाहरण की बात करें तो उदाहरण बना, जैसे जैसे आ है, ये किससे निर्मित हुआ है, ए धन ए, यानी कि जो मूल स्वर है ए, इन दो मूल स्वरों के मिलने से आ निर्मित होता है। जैसे ई स्वर है, यह है छोटी ई और बड़ी ई के मिलने से क्या है, निर्मित होता है। और उसके बाद ऊ स्वर है, ये छोटा ऊ और बड़ा ऊ, इन दोनों के मिलने से क्या है, निर्मित होता है। तो ये कौन कौन से स्वर हुए, यह दीर्घ स्वर हुए। ये कौन कौन से स्वर है, दीर्घ स्वर है। उसके बाद फिर आता है दूसरा संयुक्त स्वर। इसके अलावा भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर बनता है वह क्या है, संयुक्त स्वर कहलाता है। संयुक्त स्वर कौन सा हुआ, भिन्न भिन्न स्वरों के, भिन्न स्वरों के मेल से, स्वरों के मेल से जो स्वर बनता है उसको संयुक्त स्वर कहा जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं, ए है, ए स्वर, ए, देखो ए स्वर है, ए और ई, इससे क्या है, निर्मित हुआ है। आगे हम संधि में पढ़ेंगे इसको। ओ स्वर है, जैसे ए और ऊ से निर्मित हुआ है, ए और ऊ से क्या है, ओ निर्मित हुआ है। और आई की बात करें, यह ए और क्या है, निर्मित हुआ है। आई स्वर है, ए और ए से क्या है, निर्मित हुआ है। औ स्वर की बात करें, ए और ओ से क्या है, निर्मित हुआ है। तो इनको क्या कहा जाता है, इनको संयुक्त स्वर की संज्ञा दी जाती है। मैं यहाँ पर एक छोटा सा चार्ट बना देता हूं। जैसे ये स्वर है ना, ये स्वर है, इनके दो भेद हुए, एक मूल स्वर और एक संधि स्वर। मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वरों के दो भेद है ना, एक मूल स्वर है और एक संधि स्वर है। अगर मूल स्वर की बात करें तो ए,
उ, ए, ई, उ और री। ये कौन से हुए? ये मूल स्वर हुए। और अगर हम संधि स्वर की बात करें, संधि स्वरों में भी दो भेद होते हैं। एक तो है दीर्घ स्वर, एक तो क्या है? दीर्घ स्वर, और दूसरा है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर की बात करें तो दीर्घ स्वरों में आ, ई और उ आता है। संयुक्त स्वरों में ए, ओ, आई और औ ये आते हैं। अब कुल 11 स्वर हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है? स्ट्रक्चर है स्वरों के निर्माण का। तो ये जो मैंने बातचीत की है स्वरों के भेद की, वह है उत्पत्ति की दृष्टि से स्वरों के भेद। यानी कि उत्पत्ति की दृष्टि से दो भेद हैं, एक मूल स्वर, एक संधि स्वर। मूल स्वर वे हैं जिनकी उत्पत्ति किसी दूसरे स्वर से होती है। जैसे इन्हें ह्रस्व स्वर भी कहा जाता है, ई, उ और री। और संधि स्वर वे हैं जो मूल स्वरों के मेल से बनते हैं। ये कुल 7 हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। फिर इनके दो उपभेद और होते हैं। एक दीर्घ स्वर है और एक संयुक्त स्वर है। दीर्घ स्वर उसको कहते हैं जो किसी मूल स्वर में उसी स्वर को मिलाने से बनते हैं, और संयुक्त स्वर वे है जो भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से बनते हैं। मैंने ये छोटा सा मूल स्वर, संधि स्वर, मूल स्वर के संधि स्वर के दो भेद हुए, एक दीर्घ स्वर और एक संयुक्त स्वर। अब हम आगे बात करते हैं उच्चारण के कालमान की दृष्टि से स्वरों के भेद। उच्चारण के कालमान को ध्यान में रखकर स्वरों के दो भेद किए जाते हैं। उच्चारण के कालमान, पहले उत्पत्ति की दृष्टि से हमने पढ़ लिए थे स्वरों के दो भेद। अब उच्चारण के कालमान को ध्यान में रखकर स्वरों के दो भेद किए जाते हैं। दूसरा है उच्चारण के कालमान को ध्यान में रखकर स्वरों के दो भेद किए जाते हैं। स्वरों के दो भेद किए जाते हैं। स्वरों के क्या दो भेद किए जाते हैं? एक तो लघु स्वर है, एक लघु स्वर, और दूसरा है गुरु स्वर। ये दो भेद होते हैं इसके आधार पर स्वरों के उच्चारण के कालमान को ध्यान में रखकर। तो मूल स्वर के उच्चारण में जितना समय लगता है उसके मान या परिणाम को मात्रा कहते हैं। एक बात और है कि जो मूल स्वर है उसके उच्चारण में जितना समय लगा उसके मान या परिणाम को क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। कि जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगा, एक मात्रा का समय लगा, उसे एक मात्रिक या लघु स्वर कहते हैं। उसे एक मात्रिक या लघु स्वर कहा जाता है। और जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है, उसे द्विमात्रिक या गुरु स्वर की संज्ञा दी जाती है। गुरु स्वर की क्या है? संज्ञा दी जाती है। अब मात्रा क्या चीज है? मैंने कहा था ना कि मूल स्वर के उच्चारण में जितना समय लगता है उसके मान या परिणाम को क्या है? मात्रा कहते हैं। अब सभी जो मूल स्वर है
वह क्या है? लघु स्वर है। सभी मूल स्वर क्या है? सभी मूल स्वर लघु स्वर के अंतर्गत आते हैं, लघु स्वर के अंतर्गत आएंगे। जैसे अ, ई, उ और री, ये किसके अंतर्गत आ गए? लघु स्वर के अंतर्गत आ गए। और उसके बाद जो सभी जो संधि स्वर है वह क्या? गुरु स्वर कहलाते हैं। सभी संधि स्वर गुरु स्वर कहलाते हैं। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ, ये 7 स्वर क्या है? गुरु स्वर है। और ए, ई, उ, री ये क्या है? लघु स्वर है या छोटे स्वर है। ठीक है, ये तो था उच्चारण के कालमान को ध्यान में रखकर। पहले हमने पढ़ा था उत्पत्ति की दृष्टि से स्वरों के 2 भेद। अब हमने पढ़ा है उच्चारण के कालमान को ध्यान में रखकर स्वरों के भेद। यानी 2 भेद है, लघु स्वर और गुरु स्वर। एक मात्रा का समय लगता है उसे एक मात्रिक या लघु स्वर, 2 मात्रा का समय लगता है उसको द्विमात्रिक या गुरु स्वर की संज्ञा दी जाती है। तो ये पूरा का वर्गीकरण है। अब उच्चारण की दृष्टि से स्वरों का एक और भेद भी किया जाता है जिसे प्लुत कहते हैं। इसका प्रयोग प्राय संस्कृत में ही पाया जाता है। जैसे चिल्लाने, पुकारने या गाने में हिंदी में भी इस शब्द का जो अंतिम स्वर है वो पर्याप्त लंबा करके बोलना ही क्या है? प्लुत स्वर के अंतर्गत आएगा। इसके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है, इसलिए इसे क्या है? त्रिमात्रिक या प्लुत की संज्ञा दी जाती है। जैसे ओम का जब हम उच्चारण करते हैं, हम करते हैं ना ओम, प्लुत है, ये त्रिमात्रिक स्वर है। कौन सा स्वर है? त्रिमात्रिक स्वर है। ओम का उच्चारण इसके अंतर्गत आता है। या हम हिंदी में अगर हम बात करें तो जैसे चिल्लाने, पुकारने या गाने में क्या है? जो अंतिम शब्द है, जो अंतिम स्वर है वो पर्याप्त लंबा करके बोलना ही क्या है? प्लुत के अंतर्गत माना जाता है। अब उच्चारण के अनुसार स्वरों के और भी भेद हो जाते हैं। एक तो है सानुनासिक और एक है निर्नुनासिक। जब स्वरों का उच्चारण करते समय यदि मुंह से पूरा श्वास निकले तो निर्नुनासिक ध्वनि निकलती है। पर यदि श्वास का मुंह या कुछ अंश, यदि श्वास का कुछ अंश नाक से निकाला जाए, अर्थात नाक और मुंह से निकाला जाए, तो क्या है? अनुनासिक चिन्ह कहलाता है। ठीक है, यानी कि अनुस्वार और चंद्र बिंदु इसके अंतर्गत आ जाते हैं। अब बात करते हैं हम व्यंजनों के वर्गीकरण पर। व्यंजनों की अगर हम बात करें तो मुख्यतः इनकी 3 श्रेणियां हैं। एक स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। मैं यहां लिख देता हूं व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण। तो व्यंजनों की मुख्यतः 3 श्रेणियां हैं। इसकी भी क्या है? 3 श्रेणियां मानी जाती है। एक तो है स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। एक है अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। और दूसरा है ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। एक ये श्रेणी होगी और एक अंतस्थ की श्रेणी होगी और एक स्पर्श व्यंजन की श्रेणी होगी। 3 श्रेणियों में क्या है? इनको विभाजित किया जाता है। क से लेकर मैं तक के जो 25 वर्ण है वह क्या है? स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। ये 5-5 की टुकड़ियों में बंटे होते हैं। और उसके बाद य, र, ल, व
ये 4 अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ये चारों वर्ण स्वरों से कुछ मिलते जुलते हैं, इसलिए इन्हें अर्ध स्वर की संज्ञा भी दी जाती है। उसके बाद श, श, स, है, यानी तालव्य, मूर्धन्य और दंत, ये तीनों स। और उसके बाद है, ये 4 वर्ण उष्म कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन उन व्यंजनों को कहा जाता है या उन व्यंजनों को कहते हैं जिनका उच्चारण करते समय जीभ वह किसी न किसी मुंह के अवयव से क्या है, स्पर्श करती है। और अंतस्थ व्यंजन को हम बाद में जिक्र करेंगे, इसका क्या है पूरा का पूरा विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे कि इन्हें अर्ध स्वर क्यों कहा जाता है। ये अर्ध व्यंजन और अर्ध स्वर दोनों के बीच की श्रेणी में आते हैं। और उसके बाद उष्म की अगर हम बात करें तो इन य, र, ल, व इनका उच्चारण करते समय जो गर्म ऊष्मा है हमारे मुख से क्या है, श्वास के रूप में बाहर निकलती है, इसलिए इनको उष्म व्यंजन की संज्ञा दी जाती है। क्षय, श, स, है, जब हम इनका उच्चारण करेंगे तो हमें क्या है अपने आप भान हो जाएगा कि इनको उष्म व्यंजन क्यों कहा जाता है। गर्म ऊष्मा है हमारे मुख से क्या है बाहर आती है इनका उच्चारण करते समय, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, उष्म व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। तो आगे हम अंतस्थ व्यंजनों पर बातचीत करेंगे कि इनकी स्थिति क्यों स्वर और व्यंजन दोनों के बीच की है, क्योंकि स्वर और व्यंजन दोनों के गुण ही क्या है अंतस्थ व्यंजन में आ जाते हैं। तो आज की कक्षा में बस इतना ही, अब मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।